बेसिकली सर को कवर करा दो सर पता नहीं कैसे वैसे और मैडम ने उनको बताया ना ये टेंडर क्या है तो ठीक है इस वक्त के लिए ट्रेनिंग वाले सामान अच्छा फॉरेन पॉलिसी जो है बेसिकली फॉरेन पॉलिसी लिंक्स टू आईआर ठीक है बेसिकली दिस लिंक्स टू आईआर इंटरनेशनल रिलेशंस फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें कोई एक स्टेट आप ये ध्यान में रखेंगे कि हम बात कर रहे हैं कोई एक स्टेट तो स्टेट हम उसी को स्टेट कहेंगे जो स्टेट के म्यार में पूरा उतरेगी एंड यू नो दैट कि स्टेट के लिए इसका सॉवरेन होना इसकी पॉपुलेशन इसकी टेरिटरी और इसकी गवर्नमेंट की रूलिंग अथॉरिटी यानी जिसके पास ये सारी चीजें हों तो दैट विल बी टू नोन एज अ स्टेट और एक स्टेट किसी भी दूसरी स्टेट के साथ जो अपने रिलेशंस बिल्ड करने के लिए पॉलिसी डिफाइन करती है उसको हम फॉरेन पॉलिसी कहते हैं मीन्स टू से कि फॉरेन पॉलिसी का डायरेक्ट जो ताल्लुक होता है वो अमूरे खारजा से होता है ठीक है जी यानी in English you can define a policy which is formulated and defined by a state to maintain her relations with other states is called foreign policy. ठीक हो गया जी बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक स्टेट दीगर दूसरे स्टेट के साथ अपने ताल्लुकात को कायम करने के लिए जो पॉलिसी बनाती है डिफाइन करती है उसको हम फॉरेन पॉलिसी जो है उसका नाम देते हैं ठीक हो गया जी यहां तक कोई इशू तो नहीं है नाउ वी हैव टू डिस्कस कि जी इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट कि इस फॉरेन पॉलिसी के डिटरमिनेंट्स या गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स या सेलेक्ट फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए ठीक है जी वो क्वेश्चन में कभी क्या डिटरमिनेंट्स क्या होंगे कभी कहता ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कभी कहता गोल्स क्या होंगे ठीक है जी फॉरेन पॉलिसी में राइट मतलब लाइक एक ही चीज है ये सारी है तो जब हम ये देखते हैं तो आप सिंपल एक दो चीज को ध्यान में रखें एक तो आप रियलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखें और इसके बाद यू नो दैट के दुनिया में लिबरलिज्म काम कर रही है तो लिबरल अप्रोच को ध्यान में रखें और लिबरल के साथ ही मिलती जुलती आइडिया की बुनियाद पे कायम होने वाली आइडियलिज्म यानी ये तीन बड़ी थीरीज या तीन बड़े स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं जिनको कोई भी स्टेट फोकस करती है while formulating her foreign policy ठीक हो गया जी ये तीन बड़ी चीजें अब आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि रियलिस्ट क्या कहते हैं रियलिस्ट कहते हैं कि दुनिया में अनार्की है कोई सेंट्रली
कंट्रोल्ड अथॉरिटी या गवर्नमेंट ओवर द स्टेट नहीं है। हर स्टेट सेल्फ हेल्प के फार्मूले में रवा है। हर स्टेट जो अपने नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको फोकस करती है। हर स्टेट अपनी पावर इनहैंसमेंट को बढ़ाना चाहती है और स्टेटिज्म का कॉन्सेप्ट आता है। स्टेटिज्म सेल्फ हेल्प स्टेटिज्म। तो ऐसे इन विभाग की वजह से क्या आता है, आपका सिक्योरिटी डिलेमा पैदा हो जाता है। अपने आप को सिक्योर करने के लिए और सिक्योरिटी डिलेमा के लिए आप अपने पावर एनहांसमेंट में अपने डिफेंस को मजबूत करते हैं, रियलिस्ट कहते हैं। तो जब आप अपने डिफेंस को करते हैं बेसिकली आर्म रेस शुरू हो जाती है और उस आर्म रेस के तहत फिर वॉर्स होती हैं और एक अफरा तफरी की सूरत हाल और ये चलती आ रही है और चलती आ रही है और चलती आ रही है। ठीक है, तो और मेन जो एक्टर होता है वो स्टेट होती है। आप स्टेट के लिए सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि स्टेट है हमारा, स्टेट नहीं इकोनॉमी। तो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर इसमें शामिल नहीं होते एंड सो ये रियलिस्ट कहते हैं। अब इन्होंने म्योर रियलिज्म की दी तो उन्होंने इसको स्ट्रक्चरल रियलिज्म का नाम देके तो उन्होंने दो ही बातें की। उन्होंने कहा ये तो यू बाकी सारी बातें जो रियलिस्ट कहते हैं वो ठीक है कि कैरल वॉल्ट्स ने म्योर रियलिज्म की स्कूल ऑफ थॉट दिया और उसने कहा कि आप इसमें सिर्फ एक तो जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको शामिल कर दें क्योंकि उनका भी रोल होता है विद स्टेट, और दूसरा ये कि आप सिर्फ डिफेंस को मजबूत करने की बात ना करें बल्कि ओवरऑल स्टेट के स्ट्रक्चर को स्टेट्स डेवलप करने की कोशिश करती हैं और इस कोशिश में वो जो अपनी एफर्ट्स हैं वो करती रहती हैं। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट है जिसको जहन में रखा जाता है जब आप अपने गोल्स ऑब्जेक्टिव्स या सेलेक्ट फीचर्स फॉरेन पॉलिसी की डिटरमाइन कर रहे हैं। सेकेंडली, दुनिया में दूसरा बड़ा स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है वो लिबरल्स का चल रहा है। अब लिबरल्स क्या कहते हैं? लिबरल कहते हैं कि दुनिया में पीस होना चाहिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, डिसआर्मामेंट होनी चाहिए, डिसआर्मामेंट, वेपनाइजेशन को कम करना चाहिए, मिनिमाइज करना चाहिए, इकोनॉमी बेस्ड रिलेशंस स्टेट के ज्यादा से ज्यादा डेवलप हों और जो स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको कोर्ट्स ऑफ आर्बिट्रेशन और ऐसे इदारों के थ्रू रिजॉल्व करवा के, जैसे कोर्ट ऑफ जस्टिस है आपकी यूएन की है फॉरवर्ड, ऐसे इदारे उसमें अपना रोल प्ले करें, सबको आजादी दें, ठीक है जी, फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखें, स्टेट राइट्स का ख्याल रखें, पीस की बात करें, डिसआर्मामेंट की बात करें, जो वेपनाइजेशन की दौर है उसको कम करें, जितने भी मुआहदे, एग्रीमेंट, बैन अवी इदारे, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर लिबरल्स और लिबरल्स ये कहते हैं। तो जब आप फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन कर रहे होते हैं तो आप लिबरलिज्म को भी जेन में रखते हैं, आप रियलिज्म को भी जेन में रखते हैं और आइडियलिस्ट भी हैं, ठीक है। आइडियलिस्ट जैसे प्लेटो, जिसके फादर आइडियलिस्ट सिंपली आपको आइडिया देते हैं कि भाई दुनिया में जो कुछ हो रहा है तो उससे पहले एक आइडिया, एक सोच, एक कॉन्सेप्ट, एक इमेज, एक इनप्रिंसिपल एस्पेक्ट और कॉन्सेप्ट होता है जो वर्किंग कर रहा होता है, ठीक है। तो उसको आपने इनसॉफ्ट इमेज को आपने और आइडियल अप्रोचेस को और भी आपने लेना है। तो जब आप फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाते हैं तो बेसिकली आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप ये सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है कि क्या मकासद हो सकते हैं फॉरेन पॉलिसी में किसी भी स्टेट के, ठीक है। तो वो सिंपल से जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए एक ऑब्जेक्टिव है, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी के यूके, चाइना, कनाडा, टर्की,
नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, किसी भी मुल्क की बात कर रहे हैं आप पूरी दुनिया में, तो उनके ऑब्जेक्टिव सेम है। नंबर 1, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, कौमी मफादात का तहफ्फुज़, ये बड़ी बात है। ठीक है जी, फॉरेन पॉलिसी का क्या गोल है आपके सामने कि आपने नेशनल इंटरेस्ट देखने हैं। ठीक है जी, हमारी कौम को, मुल्क को किस में पाया है, ठीक, बड़ी बात है। जब आप नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसमें बेसिकली आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, आइडियोलॉजिकल, सोशल प्लस कल्चरल, ये 4 बड़े एस्पेक्ट्स की बात कर रहे होते हैं नेशनल इंटरेस्ट की। नेशनल इंटरेस्ट तो कौमी मफादात, तो आपने देखते हैं कि हमारे पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही चीज हो रहे हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट सही है, सोसाइटी के ऊपर स्ट्रिक्ट इम्पैक्ट नहीं आ रहे हैं कल्चरली, और हमारा जो नजरिया आदमी का अपना स्कूल ऑफ थॉट है, क्या वो सस्टेन कर रहा है, डिबेट कर रहा है, तो इन चीजों को आप फोकस करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेग्रिटी, स्टेट इंटेग्रिटी। मुल्क की सालमियत पे कोई मुल्क चाहेगा कि उसकी ऐसी फॉरेन पॉलिसी बने कि उसका मुल्क जो है वो उसकी इंटेग्रिटी जो है वो महफूज ना रहे, नहीं। इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ सॉवरेनिटी, क्या कोई मुल्क चाहेगा कि उसकी स्टेट सॉवरेन ना रहे, क्योंकि आपकी स्टेट अगर सॉवरेन नहीं है तो स्टेट ही नहीं है। ठीक है, relations with neighbor states, जो साया मालिक हैं, तो सबसे पहले आप उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करते हैं। इसके बाद इंटरनेशनल प्लस रीजनल organizations, participation in international plus regional organizations। तो आप उस विषय की बात करते हैं, एक रीजन की जैसे सार्क है, ठीक है, ये जैसे आपकी आरसीडी थी, ठीक है, जब जो कि आपकी ईसीओ है, या जैसे नाफ्टा है, या जैसे आपकी यूएन है, जैसे ओआईसी है, आसियान है, जितनी भी आपकी रीजनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो आप ये जरूर चाहेंगे कि यू शुड बी देयर। जैसे ये ग्रुप्स हैं, G7 आपने देखा, G20 है, ठीक है, तो इसी तरह से जैसे एफडी है, जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, तो आप चाहेंगे कि आप हर जगह पे अपनी मुल्क की नुमाइंदगी को मेंटेन और सस्टेन करें। ठीक, मतलब 5 ही बन जाते हैं, और ये 4-5 आप अलग से डाल के तो कोई 8, 10, 15 ये आप जनरल बना सकते हैं। ठीक है जी, आप उसकी बहुत सी सब हेडिंग्स निकाल सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चाहते हैं, ठीक है जी, और जैसे मतलब वही बात है, फिर आप इकोनॉमिक या जनरल बातें, बड़ी बातें करनी, तो उसमें ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये है जनरल फॉरेन पॉलिसी, जो आप किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी के लिए यू कैन मेंशन। इसके बाद यूएन का जो चार्टर है, यूएन का चार्टर, इसके अंदर फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड आर्टिकल्स मौजूद है। ठीक है जी, तो आप यूएन के चार्टर का रेफरेंस देंगे, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस, आप देखिएगा यूनाइटेड नेशन का चार्टर, आप यूएन की वेब के ऊपर जाएं और यूएन का चार्टर वहां पे पढ़ा हुआ है, ये सबके पास आपके पास डाउनलोडेड प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, आप उसको पढ़ें बार-बार, आपको पॉलिटिकल साइंस की भी समझ आएगी, इंटरनेशनल रिलेशंस की भी समझ आएगी। ठीक है, सबसे बड़ा फोरम जो है वर्ल्ड वाइड वही है, इंटरनेशनल फोरम,
मोर देन 193 स्टेट्स है वहाँ पे, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, चार्टर क्या है, ठीक है जी, ये आप जरूर देखें। इसके बाद फॉरेन पॉलिसी के हवाले से काल मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 40 देखिएगा, ये भी नेट पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है जी। इसके कॉन्स्टिट्यूशन 1970 से लेके आर्टिकल 40 लिखिएगा आपके सामने यहाँ पे। इसके बाद कायदे आज़म रहमतुल्लाह जो है, कायद जो है उनकी कोर्ट है यहाँ पे, कोटेशन, उसको देखिएगा, उसको आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप पाकिस्तान की जो वेब है, फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसी वजारत खारजा की वेबसाइट खोलें, वहां पे हमारे ये सारे के सारे गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, मिशन, विजन, अचीवमेंट सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो वो आप वहां से जितने मर्जी पॉइंट्स बना लें, तो आपका पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और जैसे राजा ने कहा था कि हम पीस की बात करेंगे, तो ये कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है कि जो उठ के क्लेम कर दे, ठीक है जी। यानी आप किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी में शामिल कर सकते हैं कि जी वर्किंग फॉर पीस टू मेंटेन टू सस्टेन द पीस इन द वर्ल्ड, हर मुल्क ये दावा करता है। इवन को मुल्क किसी मुल्क के ऊपर जाके अटैक भी कर देता है तो एजेंडा उसका पीस ही होता है, ठीक है। तो पीस प्रोसेस जो है जिसको मेंटेन करना। फिर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में चूंकि हम मुस्लिम स्टेट है, तो हम अपने मुस्लिम अदर मुस्लिम स्टेट्स हैं उनके साथ मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। फिर उसकी वजह से हम ओआईसी में हैं, ठीक है जी। तो ये नॉन वर्ड, अच्छा एक लिखिए। दूसरा आपके सिलेबस में फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट वाइज फॉरेन पॉलिसीज है, तो वो शायद हम लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे, शायद आपकी क्लास की आईआर की थी, तो उसमें अब इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आ रहे। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए, लेकिन कभी भी इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा राइट डाउन फॉरेन पॉलिसी, व्हाट डू यू नो अबाउट फॉरेन पॉलिसी, प्रॉब्लम है नेवर। वो स्टेटमेंट देगा और वो कहेगा कि कहां पे आपकी फॉरेन पॉलिसी या किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी और कहां उनका ये ऑब्जेक्टिव है। जिस तरह से लास्ट ही वन बेल्ट वन रोड का क्वेश्चन आया, ठीक है जी, और बेल्ट रोड इनिशिएटिव का क्वेश्चन चाइना के कॉन्टेक्स्ट में आ गया, या वो आया कि ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ब्रिक्स जो है उसको लेकर के फॉरेन पॉलिसी का है। जैसे आपकी आ सकता है कि सार्क एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, ठीक है जी, सार्क क्या कह रही है और फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या कहती है और हम काम कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ कंपैरिजन करके कोई आपके इनिशिएटिव्स को देख के, ठीक है, वो क्वेश्चन बनाता है स्टेटमेंटल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बहरहाल फॉरेन पॉलिसी का ओवरऑल जो आइडिया और कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक हो गया। किसी के जहन में कोई बात आ रही है तो वो कर सकता है। एक्चुअली क्या लिखना है ये बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन के मार्क्स कितने हैं, आपके पास टाइम कितना है, आपके पास अथेंटिक नॉलेज कितना है। मैं शायद बता रहा था लास्ट के दो स्टूडेंट्स ने हाँ जी तो वो एक स्टूडेंट ने मुझे इंट्रोडक्शन भेजा था, तो वो मैंने ना उसको पढ़ा, मुझे तो बड़ा अजीब सा लगा, कोई उसमें कोई ऑथेंटिक बात नहीं थी और मतलब बड़ा ना ये देखिए ये फॉरेन सर्विस अकेडमी और बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद इसकी साइट है और उसकी साइट में
तमाम इनिशिएटिव्स, तमाम ममालिक के साथ रिलेशंस, ठीक है, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, आप उसको देखिए। और फिर इसमें एक थोड़ा सा ये आ जाता है टेक्निकली कि वो कह देते हैं कि जी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है लाइक पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है, लेकिन वो लेट्स से कहते हैं कि जी चलो यूएसए के साथ कंपैरिजन इसका, तो इसके लिए आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे। फैक्ट्स एंड फिगर्स की आपकी प्रिपरेशन का ये लेवल होना चाहिए कि लाइक वो 1951 में जावेद अली खान गए, ठीक है जी, उसके बाद कितने प्रेसिडेंट्स वहां गए, ठीक है, इवन जो लास्टली शाह अब्बासी गए, कब कब गए, किस ईयर में गए, फिर बहुत सारे ऐसे एमओयूज होते हैं जो आपको नहीं आ रहे होते। तो बहुत सारे आपके एमओयूज ऐसे होते हैं जिनका आपको बजाय पता नहीं होता, ठीक है। और नेक्स्ट अगर करें तो ये समझ आ गई, समझ आ गई ये वो मारने क्वालिफिकेशन में रहेगी तो अच्छा। तो आपने बहुत सारे छोटे छोटे एमओयूज किए होते हैं, जब भी कोई आपका प्राइम मिनिस्टर विजिट करता है किसी भी स्टेट का, तो 10 12 15 ऐसे कुछ मेजर आपके एमओयूज होते हैं, कुछ स्मॉल एमओयूज आपके, उनकी डिटेल होनी चाहिए, पूरी हिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है। सीएसएस में कभी भी आप जनरल डिस्कशन लिखेंगे, विदाउट रेफरेंसेस बात करेंगे, जनरल गव नहीं है, ठीक है कि ये कोई आपका मास्टर्स लेवल का पेपर नहीं है कि जी आप चले तो थोड़ा सा इधर उधर भी होता है। यहाँ तो आपने ऑथेंटिक बात करनी है विद रेफरेंस, विद साइंटिफिक लॉजिक, जितना आपके पास नॉलेज है, जितना उसके रेलेवेंट नॉलेज होगा, वो अगर आप विद रेफरेंसेस कोट करेंगे तो वैलिड होगा। आप गप लगा रहे हो, मतलब मैं बता रहा हूं, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने वो भेजा, आई वाज नॉट सेटिस्फाइड, इवन ग्रामेटिक इतनी मिस्टेक्स थी, ग्रामेटिक सेंटेंस स्ट्रक्चर ही गलत, कोई जनाब रेफरेंस नहीं, कोई कंटेक्ट बात नहीं, आप जनरल गप लगा रहे हैं, फिर रेपिटेशन एक बात को बार-बार रिपीट करी जा रहे हैं, और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में वो तो ब्लडर है, वो तो पढ़ने वाला बंदा जब एक दफा पढ़ेगा, मैं एक दफा पढ़ा पैराग्राफ मैं इरिटेट हो गया, व्हाट इज दिस, एक बात आप करी जा रहे हैं, वही बात हम आगे और जनरल गप लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपकी जो नॉलेज है, एक तो जनरल एक दे रहे होते हैं, एक आप साइंटिफिकली लिखें, ठीक है। उसके लिए आप जितनी डीप स्टडी करेंगे, बुक्स जितनी ज्यादा पढ़ेंगे, जितनी ज्यादा साइट से जाके इंफॉर्मेशन लेंगे, तो उतनी ज्यादा वो वैल्यू है। हाँ, जो स्टेट्स की जो हेड्स हैं उनकी स्टेटमेंट्स को देखें, ठीक है जी, कि वो क्या है, नैरेटिव्स क्या है, ये बड़ा ट्रिकी से क्वेश्चंस होते हैं, बाजार में आगे होते हैं कि सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है दूसरों से हट के, सबने पेपर देना है, तो आपकी खासियत ये है कि आपने दूसरों से हट के क्या लिखा, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा आप कह रहे थे मैप्स के हवाले से, तो ये मैप आपके सामने मौजूद है, ठीक है जी, देखिए ये अच्छा, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट मैं अक्सर कहता होता हूँ कि इसको आपको समझना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अब मुझे कोई खास ड्राइंग तो नहीं आती, तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, जिसके अंदर आपका यूएसए है, ठीक है जी। इसी के साथ नीचे जो है सॉरी वो नॉर्थ अमेरिका, तो ये साउथ अमेरिका अलग एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, लाइक दैट, बल्कि इधर से शायद आपको सही समझ आए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये सारा, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी थोड़ी सी इनकी लिंकेजेस आपस में बनती हैं, अदरवाइज ये अलग। और हम यूएसए, हम अमेरिका से बड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका समझ लेते हैं, तो वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के अंदर है, ठीक है, इसकी एक स्टेट है। नॉर्थ अमेरिका सारा कॉन्टिनेंट अमेरिका नहीं है, जिसको हम अमेरिका कहते हैं,
इसलिए लोग अक्सर अमेरिका कहते हैं तो वो बेसिकली उनको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही कहना चाहिए, यूएस से बेसिकली कहना है। अदरवाइज फॉर नॉर्थ अमेरिका नेशनल कॉन्टिनेंट, दो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको पता होगा कि ये यूरोप है आपका, ये टर्की देखें आप, हम कहते हैं कि टर्की जो है ये बेसिकली यूरोप में है और इधर ये एशिया है, एशिया कॉन्टिनेंट। ये इसका बॉर्डर एशिया से भी मिलता है और यूरोप से भी। तो ये बेसिकली ये सारा का सारा ये यूरोप है और इसके बाद ये एशिया शुरू हो जाता है इसके नीचे और ये अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही है। तो ये जो एक स्केच है, स्केचिंग है, ये आपके जहन में हर टाइम होनी चाहिए कि और फिर जो कुछ हो रहा होता है, जो कुछ लाइक मैं बात कर रहा था कि किसी दौर में जो यूरोप है इसने अपनी ज्यादा कॉलोनीज कहां बनाई, एशिया के अंदर और अफ्रीका के अंदर। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज के यहां से दिस इज यूनाइटेड किंगडम, ये लंदन और ये उसके सारे स्टेट्स हैं, यहां से उठ के यूं आया अफ्रीका में और ये एशिया में, ये उसकी एक्सेस में ठीक। वो कि उसने नॉर्थ अमेरिका को भी कॉलोनी बनाए रखा है इधर से तक, लेकिन बहरहाल जब वो इधर से आ गया तो इसी तरह से साउथ अमेरिका भी उसकी कॉलोनी, लेकिन ये बात तो बेसिकली वो एक्सेस की बात है। कितने आपको एग्रीमेंट्स मिल रहे होते हैं, जितनी ट्रीटीज साइन हो गई, तो बेसिकली एज पर द स्ट्रक्चर मैपिंग एंड कॉन्टिनेंट्स हो गई। लेकिन आप पढ़ रहे थे तो मैक्सिको, कनाडा और यूएसए, इनके दरमियान एक ट्रीटी है ये। क्यों? बिकॉज एक ही कॉन्टिनेंट में है और इन्होंने आप मतलब मैक्सिको, यूएसए और कनाडा ने अपनी ट्रेन को फ्री करने के लिए, बढ़ाने के लिए ट्रीटी कर रखी है, ठीक है। इसी तरह से हम लास्ट वीक पढ़ रहे थे, आप सार्क को देखते हैं तो आपको सार्क के अंदर जो स्टेट्स मिलती हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे एशिया में आस-पास ही मिलती हैं, इसलिए वो रीजन वाइज। इसी तरह से आसियान यहाँ पे आपको मिलता है। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि वो जो वन बेल्ट और वन रोड चाइना का इनिशिएटिव है, तो वो बेसिकली चाइना अगर वो 6 उसके कॉरिडोर्स के डिटेल देखें तो चाइना ने इंडिया और बांग्लादेश के साथ मिलकर एक कॉरिडोर बनाया, फिर चाइना ने मंगोलिया और रशिया और ये वाली सेस के साथ एक बनाया, फिर चाइना ने यहाँ तक वो आया मतलब यहाँ तक इंडोनेशिया देश के लिए उसने कॉरिडोर बनाया, फिर उसने पाकिस्तान के साथ बनाया। तो वो जितने भी बना रहा था वो स्ट्रक्चरली इसको सूट करते हैं वो कर रहा, ठीक है। ये हमने बड़ी डिटेल जो है उसका एक लेक्चर लिया। ये कॉन्सेप्ट्स आपके जहन में होने चाहिए, किस कॉन्टिनेंट में कितने मुल्क हैं और कौन-कौन से मुल्क हैं, ठीक है। मतलब दुनिया में कितने मुल्क हैं और उनकी कैपिटल्स, और फिर किस कॉन्टिनेंट में कितने मुल्क हैं, ठीक है, कौन सा मुल्क। ये तो आपकी लाइक जैसे आप गेम प्ले करते हैं तो लाइक ये आपकी म्यूचुअल गेम लाइक होनी चाहिए डिस्कशन, ठीक है। कि आप किसी भी मुल्क का नाम लें, फ्रांस किस कॉन्टिनेंट में है, आप टर्की कहाँ पे है, किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया के अंदर कितने रीजन है, साउथ है उसका सार्क के कॉन्टेक्स्ट से, ईस्ट वेस्ट है, कौन-कौन से हैं उनके रीजन, हर कॉन्टिनेंट के अंदर रीजन्स होते हैं, ठीक है। ये सारी हिस्ट्री भी है और ये नॉलेज भी है। यही आपका, मैं ये समझता हूँ कि आपका जो प्री एग्जाम वाला आपका जो पेपर है तो उसके कॉन्टेक्स्ट से ये सारी चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर आप उसको थ्रू नया अगर याद करेंगे तो आपके ज़हन में रह जाएगा, आपके ज़हन में रह, अदरवाइज आप रटा लगाने की कोशिश करेंगे आपको भूलेगा। आप पॉलिटिकल मैप देख रहे हैं तो आप कहेंगे कि एशिया, तो एशिया कहाँ पे है, आपको एशिया के अलग नेट के ऊपर एशिया का अलग मैप मिल जाएगा, ठीक है। सिर्फ एशिया का तो एशिया को फोकस कर रहे हैं, फिर उसके रीजन्स के अलग-अलग आपको मैप मिल जाएंगे, ठीक है। फिर आप कहेंगे एक आइडिया हो जाएगी किस मुल्क की बाउंड्री जो है, बॉर्डर जो है किस मुल्क के साथ लिंक हो रहा है, कैसे लिंक हो रहा है। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज की, और फिर आप कॉन्फिडेंट होते हैं हमारी राइट के साथ क्योंकि आपको कंसेप्चुअली आइडिया होता है। दिस इज आवर वर्क। अच्छा जी, फॉरेन पॉलिसी हो गई, और बताएं विदेश में है और बात कोई है तो बता दें। फासिज्म हो गया, कौन कह रहा हो गया था? चलो भाई
रिवाइज करें लेक्चर। फासिज्म का लेक्चर आप रिवाइज करें। दादा की ये कोई कैसे मैं अपने फादर को से बोलते हैं दादा को लेके स्लिप ऑफ द टाइम हो जाता है। ना इसमें क्या है ऑप्शन बाय शुड बी कॉन्फिडेंट। आप देखें आपने अब बड़े लेंथ प्रोसेस से गुजरना है। आपका जो स्टैमिना है आपका जो कॉन्फिडेंस है ठीक है वो दैट मैटर्स अ लॉट जी। क्या बात क्या करें आपका जो है ना आपने देखा वो हमने निकाल लिया तो ऑलमोस्ट आपके लेक्चर्स कवर है ठीक है आपके भी ऑलमोस्ट कवर है तो आपके भी कवर है आपके कैटेगरी स्टडी कवर सारे टॉपिक्स को लिख के ना एक पेज के ऊपर रख के टेबल पे ऊपर कपड़ा डाल दीजिए कवर है वो डाल दीजिए। अच्छा जी अब और आप देख लीजिएगा फिर से जो वेरिएबल हो जाते हैं दोनों के तो देखे ना वो जो चैनल पे पढ़े तो जो वेर है तो इट्स ओके सिलेबस सामने रख के जो मिसिंग है वो मुझे लिख सकते हैं पता चले कि आपके कौन से टॉपिक नहीं हुए बात बहुत सारे हुए हैं क्योंकि आपने उनको रिफाइन नहीं किया अभी तो आपको लगता है कि नहीं हुए ना अच्छा ये एक पावर नेशनल पावर और इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं पावर के ये पढ़ा हुआ है आपने पिलर्स ऑफ पावर आपने पढ़ा है आपने आपने नहीं आप दोनों ने किया ये टॉपिक पावर नेशनल पावर और ये पेपर वन का टॉपिक था आपने क्यों आइए आपने किया अच्छा जी एक है स्टेट एक है नेशन स्टेट और एक है नेशन स्टेट सिस्टम। ये पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक है बोला अब स्टेट क्या होती है नेशन स्टेट सिस्टम क्या होता है और तो
इसके लिए सबसे पहले तो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्टेट, और स्टेट में वही चीजें आपको पता है, कंडीशन है कि अगर पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, सॉवरेनिटी है, रूलिंग अथॉरिटी है, तो वो स्टेट है। अब उस स्टेट के अंदर पार्लियामेंट किस तरह का है, बाइकैमरल है, यूनिकैमरल है, वो कैपिटलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं या पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, वहां पे फेडरेशन है या कॉन्फेडरेशन है। तो ये तो स्टेट के अंदर के मामला। सबसे पहले स्टेट है, ओके है, दैट्स इट, स्टेट। सेकंड इज नेशन। दूसरी जो चीज आपको समझने की जरूरत है वो क्या है, नेशन, कौम। कौम, नेशन का मतलब आपको पता है ना, कौम। नेशन की डेफिनेशन भी लिख लें, a group of people नंबर 1 ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है जी। नेशन लोगों से बनती है ना, ग्रुप ऑफ पीपल। अगर लोग नहीं है तो नेशन तो नहीं बन सकती, पॉपुलेशन ही नेशन है, ग्रुप ऑफ पीपल, एक कंडीशन। नंबर 2 कॉमन, हैविंग कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, past experiences, nationality, नेशनलिटी हम शामिल ना भी करें तो, क्योंकि नेशन का सेंस और होता है, ठीक है जी। तो ये भी कॉमन सी बात है। स्टेट को समझ के ना आप स्टेट क्या होती है, और नेशन को समझ के नेशन क्या होती है। लोग हैं, उनके ऑब्जेक्टिव सेम है, रिलीजन सेम है, और कल्चर सेम है, तो वो नेशन, ठीक हो गया। और आपने अगर क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में पढ़ा हो तो बेसिकली नेशन वाइज ही उसकी डिवीजन थी, नेशन वाइज है, ठीक है। अब आपको पता होगा, ये शायद मैंने पहले पढ़ा है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया पढ़ा आपने, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा, लिख लें एक दफा चले। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुआ था, ये बेसिकली कब हुआ है, कब हुआ था जी, आपने पढ़ा होगा माशाल्लाह। नहीं हुआ कब था जी, आपने भी पढ़ा। 24 अक्टूबर 1648 को, 24 अक्टूबर 1648 को ठीक है। बेसिकली 17वीं सदी के एंड के ऊपर या मिड में, पहले वो सारा एम्पायर सिस्टम था, तो फिर ये कि स्टेट्स ने आपस में ये डिसाइड किया ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के थ्रू कि हम एक दूसरे की जो सॉवरेनिटी है और जो बाउंड्री है उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है जी, ये आपका एरिया, ये हमारा एरिया, हम हमें आप सॉवरेन है, अपने अंदर जो मर्जी करें, हम सॉवरेन है। फिर उस पे रूल्स ऑफ वॉर भी डिसाइड हुए कि अगर कोई स्टेट किसी पे हमला करेगी तो ये वॉर होगी, उसके पास भी राइट्स हैं उसके साथ लड़ने के, और फिर उसमें क्या क्या बातों का ख्याल रखना है, सो ऑन। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद बेसिकली स्टेट टू स्टेट या फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल रिलेशंस का कहा जाता है कि आगाज हुआ, सही माना, ठीक है। तो जब आप स्टेट की बात कर रहे होते हैं तो बेसिकली आप ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले तक उस तरह से स्टेट शैल और रिकॉग्नाइज, ठीक। तो अब आपके पास एक एरिया है, एक स्टेट की डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं कि स्पेसिफिक टेरिटरी, ठीक है जी। पॉपुलेशन तो थी उनके पास, रूलिंग अथॉरिटी भी थी, एम्परर्स थे या किंग्स थे, ये किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई रूल तो कर रहा, लेकिन असल चीज की कमी थी वो ये थी कि उनकी डिफाइंड टेरिटरी नहीं थी,
जिस वजह से लड़ाइयां रहती थी, क्योंकि हदबंदी हुई नहीं थी, तो वो उनको मारते रहते थे, उनको मारते रहते थे। बड़ी जंगें हुई 30 इयर्स की, तो सारी हिस्ट्री आपने पढ़ी। तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया तो स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। अब स्टेट्स बन गए और नेशंस भी बन गई। अच्छा, अब आप ध्यान में रखिएगा कि कोई जरूरी नहीं है, बेसिकली स्टेट आपने पढ़ ली, नेशन आपने पढ़ ली, अब हम नेशन स्टेट सिस्टम की बात, नेशन स्टेट को पढ़ेंगे। तो कोई शर्त नहीं है कि एक नेशन एक ही मुल्क में हो, यानी एक नेशन एक से ज्यादा मुल्कों में भी हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, मुस्लिम है तो मुस्लिम रिलीजन की बेस के ऊपर, कल्चर की बेस के ऊपर एक नेशन है, जिससे कॉन्सेप्ट आपको, जब आप मुस्लिम इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो आपको एक कॉन्सेप्ट मिलता है उम्मत मुस्लिमा का। तो उसमें वो क्या मतलब स्टेट की बाउंड्री नहीं, स्टेट की बाउंड्री है बेसिकली। ये जो नेशन है तो जरूरी नहीं है कि एक ही मुल्क में, एक नेशन एक से ज्यादा मुल्कों में हो सकती है। यू कैन मेंशन अ नेशन कैन बी ओवर मोर देन वन स्टेट। ठीक हो गया जी। और एक ही मुल्क में एक से ज्यादा नेशन भी हो सकती है, एक मुल्क हो और उसमें एक से ज्यादा नेशन हो, ये पॉसिबल है। लिख सकते आप, लिख लें मोर देन वन नेशन कैन बी विद इन अ स्टेट एंड अ नेशन कैन बी विद इन अ मोर देन वन स्टेट। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो दिस इज कॉल्ड नेशन स्टेट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल, नेशन की एग्जांपल में आपके पास कोई बेस्ट एग्जांपल है कुर्द की। ये कुर्द का आपने जिक्र करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं सुना होगा, कुर्द का। जी सॉरी नहीं हो रहा, आप पढ़ेंगे कुर्द को लाभ पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो कुर्द हैं बेसिकली इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये स्टेटलेस है, इनके पास कोई स्टेट नहीं है, लेकिन कल्चर आइडियोलॉजी वाइज एक नेशन है, लेकिन स्टेटलेस है। तो इससे ये साबित हुआ कि दिस इज पॉसिबल कि कोई नेशन स्टेटलेस भी हो सकती है, एक नेशन कई स्टेट्स में भी हो सकती है, एक स्टेट में भी कई नेशंस हो सकती है, ठीक है। तो कुर्द स्टेटलेस है, यानी आप कह रहे हैं ये कुर्द किस मुल्क में है, तो इनकी कोई भी नेशनलिटी किसी मुल्क में दूसरा से ओन नहीं हो रही, इनका मसला ये चल रहा है। तो अगर आप कुर्द की बात करें तो इस टाइम आपको कुर्द मिलेंगे इराक के अंदर, इराक में बड़ी तादाद जो है कुर्द की है, ईरान के अंदर, फिर सीरिया में जो जितने पूरे हालात चल रहे हैं, you know that Syria is in crisis, humanitarian crisis, the worst humanitarian crisis. तो उसमें एक रीजन कुर्द का भी बड़ा रोल है जो प्ले कर रहे हैं, कुर्द। फिर टर्की के अंदर भी है, फिर आर्मीनिया मुल्क है, आर्मीनिया मुल्क में भी है, और अजरबैजान में भी है। अच्छा, अब जरा देखिएगा, ये ईरान है,
ये इराक है, ठीक है, ईरान, इराक, ये सीरिया है, ये तुर्की है, तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि अगर ये है तो बेसिकली ये यहां पे मैं जो आपको बात कर रहा था कि वो स्ट्रक्चरली कुछ ऐसा होता है। ये अच्छा कुल जो है इसमें एक मुताबिक के मुताबिक 20 मिलियन से ज्यादा इनकी तादाद है। 20 मिलियन का मतलब 20 मिलियन का मतलब 20 मिलियन 20 मिलियन कोर्स है, ठीक है, वही तादाद है। और है कहां पे? यहां पे तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, ये क्वेश्चन देखा आपने, देखा कि जो स्ट्रेटेजी वाइज, एरिया वाइज, लोकेशन वाइज यहां पे है, यहां पे तुर्की में जाने तो तुर्की भी नहीं करता, सीरिया भी उनके, इराक भी, ईरान भी, कोई भी इनको मान नहीं रहा है। एक नेशन, स्टेटलेस नेशन। अच्छा अब आप नेशन की एक और डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, a large body of people, a large body of people united by common history, culture, identity, or language inhabiting a particular area, स्टेट नहीं कह सकते, कुछ जरूरी नहीं है एक स्टेट में, कोई जरूरी नहीं है कि उनके पास कोई स्टेट हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक से ज्यादा स्टेट में हो, कुछ भी हो, एरिया, ये एरिया है। मैं जैसे आप कोर्स की बात कर रहा हूं, दिस इज एन एरिया। अगर स्टेट की बात करेंगे तो वो स्टेट में गलत है। ये वो अगेन कोई बात कि नेशन क्या होगी, ठीक है जी। अब आप बात करें नेशन स्टेट सिस्टम की। आपने स्टेट का कॉन्सेप्ट समझ लिया, नेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, अब हम बात करें नेशन स्टेट सिस्टम। नेशन स्टेट सिस्टम की डेफिनेशन लिखते हैं, a pattern of political life, in which people are separately organized, into sovereign states or states, and interact with each other.
क्लियर? तो ये है नेशन स्टेट सिस्टम और ये सारा। अच्छा जी, सॉवरेनिटी पढ़ी हुई है आपने, उसकी टाइप पढ़ी हुई है आपने, सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लास्ट ईयर हमने डिस्कस की थी, थॉमस हॉब्स की और क्या जॉन लॉक पढ़ा है आपने? जॉन लॉक किसी ने पढ़ा? आप पढ़ो है? चलिए जॉन लॉक को थोड़ा सा पढ़ लें। जॉन JOHNLOCKE लॉक। जॉन लॉक, जॉन लॉक बेसिकली वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। वेस्टर्न जॉन लॉक पैदा हुए थे अगस्त 29, 1632 को। अगस्त 29, 1632 को, और डेथ हुई इनकी अक्टूबर 28, 1704 को। Basically, Locke belongs to UK. Basically, इनका ताल्लुक कहाँ से था? UK से। जी, जॉन लॉक ने जो आइडियाज दिए थे, हर फिलोसोफर ने कुछ थीम होते हैं उनके, कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो इनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट में लिबर्टी के ऊपर इन्होंने बड़ा काम किया है। लिबर्टी क्या होती है, कहां से, किसको कहेंगे, इसमें क्या क्या आता है। इसके बाद स्टेट ऑफ नेचर, ये कहते थे कि एक हम ये स्टेट है ना, तो इसमें कॉन्सेप्ट है स्टेट ऑफ नेचर का। तो जॉन लॉक कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो एक अच्छा दौर था। अब स्टेट ऑफ नेचर का वो दौर कि जब स्टेट्स डिफाइन नहीं थी, यहाँ स्टेट से बाहर हालत है, जब लोग पत्थरों के दौर में रहते थे। There was no state, even there was no kingdom or empire or tribes. लोग बल्कि रहते थे जो तो कहते थे अच्छा हुआ। फिर क्या हुआ, ये कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर से दो मसले सामने आ गए। एक लिबर्टी का, आजादी है, किस हद तक इसकी आजादी है, क्या इतनी आजादी है कि किसी को मार दे,
वो किसी को मिसयूज करे, क्या लिमिट्स है। और दूसरा प्रॉपर्टी का, जब उस वक्त के इंसानों ने सदियों बाद चीजों को ओन करना शुरू कर दिया, प्रॉपर्टी मीन ओन करना शुरू कर दिया, ये मेरा है, ये जगह मेरी है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो इससे इंसिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या कॉन्सेप्ट आया? इंसिक्योरिटी। अब इस इंसिक्योरिटी ने लोगों को वही आम रेस सिक्योरिटी डिलेमा हो गया ना, जो रियलिस्ट कहते हैं। बस ये तब स्टेट्स नहीं थी तो इंडिविजुअल लेवल पे चल रहा था ये सब कुछ। हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी और अपने आप को सिक्योर करने के लिए, और अब फिर स्टेट लेवल पे चलने लग गया। तो इंसिक्योरिटी की वजह से वो कहता है कि क्या करना पड़ा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसको आप मुआयना निवासियात कहते हैं, तो आपको इसमें आना पड़ा। ठीक, तो जॉन लॉक इसमें बेसिकली इस आइडिया में इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, बात समझे? नहीं, वो कहते हैं कि जब लोग स्टेट ऑफ नेचर में रहते थे, अच्छा दौर था, फिर क्या हुआ, ऐसा ऐसा उन्होंने प्रॉपर्टी ओन करना शुरू कर दी और लिबर्टी का मिसयूज होने लग गया, तो इससे इंसिक्योर होने लग गए लोग, लिहाजा उनको मजबूर हो गए सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में आने के लिए। ठीक है जी, इसको फायदा इलाज है, लेकिन सोसाइटी का अगर रहना है तो भाई फिर ये बातों का ख्याल रखें। आप ये नहीं कर सकते, वो भी ये नहीं कर सकता, आप किसी को मारेंगे ना कोई आपको मारेगा, आपकी ये दोस्ती हो है, आप उसकी चीज को नहीं करेगा। ये क्या है? ये अनरिटन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो इवन अभी डिफाइंड है, हर लेवल के ऊपर डिफाइंड, अनरिटन है, इनहेरिटेड होती है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का डिटेल में पढ़ते हैं, और जगह जगह एप्लीकेशन है। एग्जांपल भी आप क्लास में आते हैं, ये यहां पे आके चेयर पे बैठ जाती है, ये साथ वाली चेयर पे बैठने लगती है, दुनिया में कहती है कि नहीं इधर बैठ, तो अचानक ही घूम रही है, क्यों? ठीक है, क्योंकि इसको लगेगा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के कारण ये वर्क कर रही है। ठीक है, मैं आप अपनी चेयर पे बैठनी है, इट्स ओके, मैं आपकी चेयर पे नहीं आके बैठी, ये बैठी है ओके चलेगी, अच्छा अगेन ये बैठी है और ये आपको से कहे कि चले आप उठे यहां से, मैं तो क्यों फिर कहने आ रहा हूं क्यों तो मैं बैठी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो इसी तरह से बहुत सारी चीजें सोशली आप बाउंड होते हैं। जब आप अपनी गाड़ी में चलते हैं, लोग बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं होता कि आप जाके किसी को भी जनरल सीट छोड़ो, ऐसा नहीं, because you are bounded in social contact theory। जब आप ऐसा कर रहे होते हैं तो उसकी जो लिबर्टी है और उसने जो चीज ओन की हुई है, इन दोनों का आपने ख्याल रखना है और उसने आपका ख्याल रखना। तो यहां से उसने कहा जब इंसिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया तो स्टेट ऑफ नेचर इंसिक्योर होने लगी, तो लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की तरफ आए। ठीक हो गया जी, ये कॉन्सेप्ट है जो जिसपे जॉन लॉक भी अपनी स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा जी, इन्होंने एक थ्योरी दी, इसको थ्योरी एक थी, उसका नाम है द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। द डिवाइन राइट ऑफ किंग्स। This was a theory which was given by John Locke. अब as I told you earlier, John Locke ने basically
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बुनियादी वजह इसकी जो किराया है वो प्रॉपर्टी होता है। ठीक है जी, वो कहते हैं जब आप प्रॉपर्टी, देखिए आप इसको कब फील करते हैं, अब इसको कब फील करते हैं, ठीक है, जब आपके पास कोई प्रीशियस कोई ऐसी चीज, आपने कभी देखा है ये जो मजलूब लोग होते हैं या गरीब आदमी जो होता है वो उतना ही बहादुर होता है, वो कहीं भी गिरा होता है, रात को भी दिन को भी, जब वो मतलब लोग ले जाए कोई सामने चल जाता है, वो कहता है कुछ नहीं, बिकॉज के प्रॉपर्टी वाइज प्रिंसिपल, और जिसके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होती है वो उतना ज्यादा सेंसिटिव होता जाता है, वो अपने आप को उतना ज्यादा कॉन्शियस होता जाता है। ठीक है जी, वो गाड़ियां, कार, लॉक, ये लॉक, वो लॉक, ठीक है ना, सेम थिंग है। आपके पास महंगा मोबाइल है, जितना ज्यादा महंगा लेते जाएंगे आप उतना ज्यादा आप इसके लिए ज्यादा कॉन्शियस होते रहेंगे, हर टाइम इसकी फिक्र होगी। ठीक है जी, रॉकेट बंदा जैसे जाने की रॉकेट कूदी के बाद मेरा मोबाइल होता है ना, कई बार ऐसे लगता है कि ये शायद अल्लाह में प्यार है। आप कभी कॉमन एक्सपीरियंसेस करें, कोई भी चीज जिसको आपने प्रॉपर्टी वाइज ओन किया होता है ना, तो उसके लॉस पर एक बड़ा झटका फील करते हैं आप। इवन आप सिंपल एक 10 रुपए की पेंसिल, तो आपको क्लास में भूल जाए, आपको याद हो में क्लास आप वहां चले जाए तो ये पेंसिल क्लास, फिर आप रिलैक्स हो जाते हैं कि कोई बात नहीं है। इवन आपके लॉक की चाबी, मैंने कई दफा देखा है कि लॉक की चाबी में लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो मतलब शॉकिंग पोजीशन में चले जाते हैं। तो मैं अक्सर उनको याद दिलाता हूँ कि भाई 120 रुपए का नया लॉक आ जाता है, टूट जाएगा। तो मीन्स टू से कि क्या है, जब आप कोई चीज ओन करते हैं तो आप इंश्योर फील कर रहे हैं, और ये कॉन्सेप्ट जो लॉक ने दिया, कहता हूं जो स्टेट ऑफ नेचर में लोग रहते थे, they were happy, they were enjoying, they were a good mood, while जब ओनरशिप के मसले पड़े, प्रॉपर्टी का इशू लाए, they felt insecure। रियलिस्ट क्या कहते हैं, स्टेट्स की क्या मसला है, आर्मनेस क्यों लगी हुई है, वेपनाइजेशन डे बाय डे क्यों एनहांस हो रही है, देखते देखते पूरी दुनिया न्यूक्लियर देश की तरफ क्यों जा रही है, आप तो स्पेस के ऊपर भी जंगे लड़ने की सोच रहे हैं, आप तो समुद्रों की तह में भी आपने छोड़ा, तो साथी भी आपको भी बड़ी प्रॉब्लम, आप तो वहां भी रह रहे हैं, ओनली बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी, सिक्योरिटी है। ठीक है, अच्छा बताने आ रही थोड़ा सा अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बाद आपको क्या मिलता है कि आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में पढ़ चुके हैं। नंबर 1 लॉज, कानून होते हैं ना, चाहे वो स्टेट के हों या आपके हों, आप उन लॉज को अवॉइड बाय करने के लिए अवॉइड बाय करने के लिए बाउंड हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लॉज हैं, जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी साइन करते हैं तो लॉज आपको मिलते हैं। सेकेंडली जजेस, किसी ना किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई आप अथॉरिटी ऐसी स्पेसिफाई कर लेते हैं कि हु विल जज। thirdly executive power to enforce laws, आपको डर होता है कि आप ये नहीं करेंगे वो करेंगे, किसी ना किसी स्टेज की executive power को आप ऑन किए होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें
अच्छा चलिए, टॉपिक्स तो बहुत से हैं, लेकिन फिर कोई बात है कि चीजें क्लियर नहीं। अच्छा, अभी तक ये डिसाइड हुआ, आप फासिज्म को देख लीजिएगा, अगर ना मिले तो फिर आप टाई अप करके जिस दिन मेरा लेक्चर हो पॉलिटिकल साइंस आगे आ गया, आपका ग्रुप में अंदर कोई भी मैसेज आप पढ़ें तो फिर आप आ जाइएगा, मैं फिर अलहदा से आपको तो फासिज्म करवा, अगर वैसे सीन हुआ, अगर मेरी लेक्चर खुला तो अदरवाइज आपकी पॉलिटिकल साइंस को तो आप उसका सॉल्यूशन मैंने पहले बताया कि आप सिलेबस को देखें और सिलेबस के साथ पढ़े हुए जो आपके टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, सिलेबस के टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, एनालिसिस करें, जो टॉपिक आपको लगता है कि दिस इज न्यू फॉर यू उसको मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं, तो आई विल रिप्लाई कि हमने पढ़ना भी है या वैसे ही इग्नोर किया होगा, ठीक है। तो अगर वो बाकी वैसे है तो फिर डिस्कस लाइक इसके तो आज थ्योरी टॉपिक्स ने लिखे हैं सारे क्लियर हो गए, इनके भी क्लियर है। आपका पहले आपने वैसे आप बताया कि फॉरेन पॉलिसी और फासिज्म को हमने देख लिया, फासिज्म को अवेलेबल है लेक्चर, अदरवाइज मैंने कहा पड़ा फर्दर भी आप देखिए, ठीक है, अगर कोई ऐसा सीन होता है तो अच्छा जी। आप दोनों का जो है आप एक काम करें, काम बहुत सिंपल सा है, लेकिन आज भी उन्होंने वो एक लेक्चर दिया है मुझे, और दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनी वो 10-12 लेक्चर्स नहीं है, वो इसमें से आपको टॉपिक्स सिलेबस तो है आपके पास, और जो पढ़े हुए टॉपिक्स जहाँ कहीं भी आपने उनके आप एनालिसिस कर रहे हैं, आपने आईआर लेक्चर ये कुछ टॉपिक उसमें भी पॉलिटिकल साइंस के कवर हो जाते हैं, जैसे यूएन है, वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, सो ऑन, तो आप उनको टैली कर लें, फिर आप अपने जो मिसिंग टॉपिक हैं उनकी लिस्ट बना लें, वो लिस्ट आपके पास हो और वो लिस्ट आप एटलीस्ट मुझे भी सेंड कर दें, ताकि मैं आने से पहले मुझे पता हो कि आज मैंने ये प्लान करके आऊं कि मैंने ये 4 या 5 टॉपिक पढ़ा, ठीक हो गया ना। तो मिसिंग टॉपिक एक स्टूडेंट ने एक ऐसे किया कि उसने पूरी जिंदगी में इतने टॉपिक्स पढ़े हुए वो सारे के सारे मुझे सेंड कर दिए, मैं उनको देखी जा रहा हूं और एंड के ऊपर लिखा कि सर ये वो टॉपिक है जो मैंने पढ़े हुए हैं, आप जो टॉपिक आपने पढ़े हुए हैं तो उससे मेरा क्या लेना है, अभी आपने पढ़ नहीं पाता तो मेरा मकसद तो है कि जो मिसिंग है मैं वो पढ़ा सकूं, आप मेरे जो मिसिंग है वो आप चेक करें, गुड स्मार्ट नेसेसरी ऊपर स्मार्ट, तो आप ये करें। अच्छा, एक दूसरी चीज की होती है कि बार बार आपको एक फील जाती है और वो फील लाइक होती है कि आपको लगता है कि मैंने वो भी ले गया, मेरा ये भी ले गया, मैं वो भी करना था, मैं ये भी करना था, उस फील के पीछे जो रीजन होती है वो बेसिकली आपकी प्रिपरेशन ना होना होती है, ठीक है, क्योंकि आपने टॉपिक को थ्रू किया होता है बट उसको तैयार नहीं किया होता, तो आपको अंदर से फील आती है कि ये भी रह गया वो भी रह गया, तो वो अगर आप पढ़ेंगे नहीं, उनसे तैयार नहीं करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा था लेक्चर का मतलब क्या होता है, क्लास का मतलब क्या होता है कि आपको याद हो कि पॉलिटिकल साइंस का पहला या दूसरा लेक्चर जब था तो पॉलिटिकल साइंस क्या होती है, हम याद थे स्टडी होती है, हमें लगता था कि स्टेट क्या है, तो आफ्टर हैविंग दीस लेक्चर्स अब आपको स्टेट, सॉवरेनिटी, लेजिस्लेचर, किसी फिलोसोफर का नाम, न्यूटन, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, फासिज्म, कोई भी बात करते हैं तो आपको नई नहीं लगती, रियलिज्म, लिबरलिज्म, आइडियलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, पोस्टमॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, यू नो दैट आपके ज़हन में एक सॉफ्टनेस आती है, हाँ अच्छा, तो मीन्स टू से कि यू हैव एन आइडिया, लेक्चर का मतलब ये होता है कि आप चीजों से गो थ्रू हो जाते हैं, आपके ज़हन में बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो जाते हैं, अब नेक्स्ट डिटेल जो स्टडी है उसकी ये थॉरो स्टडी है, दैट्स अपॉन यू पीपल, और जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप उसको नैरो डाउन नहीं करेंगे, तो आप कभी भी ना ये समझेंगे कि गाफिल रहा हो, ठीक है। हमने तो एक लेक्चर में 3-4-5 टॉपिक कवर करने होते हैं, ज्यादा चीजें पढ़नी होती हैं उसको अकॉर्डिंगली, तो इसलिए आप मेरे बात ये करें, अपना सिलेबस खोल के रखें पास,
सिलेबस अपना लाइक यू हैव डिसाइडेड कि मैंने पॉलिटिकल साइंस रखा है ओके पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 और 2 का सिलेबस प्रिंट कर रहे हैं कर लिया ये मोबाइल में रखते हैं फिर आप नंबर 1 से स्टार्ट ये मैंने पढ़ लिया देखें मिलता है ओके पढ़ा मिल रहा है लेक्चर आ गया लेक्चर में जो चीजें हैं पहले उनको डाउनलोड रीड करें उसके बाद आप ये देखें कि तो सबने पढ़ा है तो सबके पास है अब मैंने इसमें वैल्यू एडिशन किया तो उसके लिए आप सिंपल उसका नाम ही लिखेंगे गूगल पे तो आपको बेशुमार आर्टिकल्स वेब्स लिंक्स एनसाइक्लोपीडिया सब कुछ मिलेगा आप जो मतलब 2 आर्टिकल पढ़े तो बेशुमार चीजें आपको वैल्यू एडिशन हासिल जो डेफिसिट ऑफ स्टडी है जब तक आप डीप स्टडी नहीं करेंगे टाइम नहीं देंगे असल मसला है टाइम का ठीक है जब आप टाइम देते हैं ना स्टडीज को मतलब आप डिफाइन करेंगे कि मैं 2 घंटे आज ये 2 घंटे यानी रात को 9 से 11 के 2 घंटे मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है डेली ओके आप 9 बज गए आपने कहा कि सारे बुक साइड में कर दें पॉलिटिकल साइंस आ गए 9 से 11 यही पढ़ना है अब आप उसके लिए सोचेंगे अब इसमें क्या करूं मेरे पास क्या है सिलेबस क्या है कितना क्या पढ़ूं कहां से आपको फिक्र लाभ होगी आप चीजें वैल्यूएशन करना लगेंगे जब आप शौक से तो मैं ये समझता हूं कि आप इस तरह से जनरल ना रहें होता ना कि बंदा अचानक टेबल पे सारी बुक्स रख लेता है और ये मैं बस पढ़ने लगा हूं पढ़ने लगी हूं बस मैं पढ़ रही हूं कभी 2 लफ्ज इधर से 4 सब्जेक्ट के 5 इसके लिख लिए 2 इधर उसको इधर फेंक ऐसे नहीं करता स्पेशली सीएसएस कंप्यूटर आप एक सब्जेक्ट के लिए टाइम स्पेसिफाई करें और दैट शुड बी मोर देन 2 आवर्स क्योंकि 2 घंटों से पहले वो बंदा उसके लिए वो खास स्टडी कर ही नहीं पाता तो आप जो है वो उसको नैरो डाउन करें और 2 घंटे बस उसी सब्जेक्ट को लेके बैठे रहें ये हो सकता है पॉसिबली कि पहले 10 के 15-20 मिनट आपको कोई चीज समझ ना आए उधर कागज बुक्स रजिस्टर कहां से क्या लेकिन 2 घंटे सीखें लेकिन जब आप कामनेस के साथ उसके ऊपर फोकस करते रहेंगे तो 15-20 मिनट बाद यू विल बी ऑन राइट साइड और आप चीजें वैल्यूएशन करने लगेंगे इस तरह से आप जो है ठीक हो गया जी और बाकी आप लिस्ट बना लें मिसिंग टॉपिक्स और वो मुझे सेंड कर दो तो मैं ओके बहुत सा ख्याल रखिएगा Thank you.